आज हम सभी अवकल समीकरण बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल ज्ञात करना सीख लिया था। अवकल समीकरण बनाने की दो विधियां होती हैं, एक सीधे परिभाषा द्वारा और दूसरा दिए हुए समीकरण से स्वेच्छ अचरों के विलोपन द्वारा। तो सर्वप्रथम देखते हैं सीधे परिभाषा द्वारा। डायरेक्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। कभी कभी कुछ ऐसे कथन होते हैं जिनका सीधे अवकल समीकरण हम बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि कथन को कैसे सीधे अवकल समीकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे पानी में 100 ग्राम चीनी घोली गई है, चीनी के डेस्टोज में बदलने की दर चीनी की अपरिवर्तित मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये कथन दिया गया है, तो इसको हम सीधे परिभाषा द्वारा कैसे अवकल समीकरण में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं, माना t समय में चीनी की Q मात्रा डेस्टोज में परिवर्तित हो जाती है। तब t समय बाद चीनी की मात्रा कितनी बचेगी। अगर 100 ग्राम चीनी थी, t समय में चीनी की Q मात्रा डेस्टोज में परिवर्तित हो जाती है, तो t समय बाद चीनी की मात्रा क्या होगी, 100 माइनस Q ग्राम। इतना जो है t समय बाद चीनी की मात्रा शेष बचेगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि चीनी के डेस्टोज में बदलने की जो दर है वह चीनी की अपरिवर्तित मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। तो चीनी की जो अपरिवर्तित मात्रा है वह डेस्टोज में बदलने की मात्रा के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, चीनी के डेस्टोज में बदलने की दर प्रोपोर्शनल टू किसके है, चीनी की अपरिवर्तित मात्रा के। चीनी की अपरिवर्तित मात्रा। चीनी के डेस्टोज में बदलने की दर क्या होगी। अगर t समय में चीनी की Q मात्रा डेस्टोज में परिवर्तित हो रही है तो इसकी दर क्या होगी, dQ बाई dt। t समय में Q मात्रा परिवर्तित हो रही है तो Q मात्रा परिवर्तित होने की जो दर होगी वह क्या होगी, ddt ऑफ Q के प्रोपोर्शनल टू चीनी की अपरिवर्तित मात्रा जो t समय बाद कितना शेष बच रहा है, 100 माइनस Q। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, dQ बाई dt इक्वल टू एक कांस्टेंट k रख देते हैं, k इंटू 100 माइनस Q। यही क्या होगा, हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होगा।
ये सीधे परिभाषा के द्वारा सीधे जो कथन दिया गया था उसी के अनुसार हमने क्या किया, अवकल समीकरण बना दिया। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसा कथन कह रहा है उसी के अनुसार आप उसको परिवर्तित कर देंगे तो हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक नोट देखते हैं। इस प्रकार के इस विधि से कोई भी अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें एक बात का ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि किसी स्वतंत्र चर में यदि स्वतंत्र चर x की वृद्धि हो रही है, x की वृद्धि या x बढ़ रहा है, x की वृद्धि होने पर परतंत्र चर y की कमी हो रही है या y घट रहा है, कमी हो तो dd x ऑफ y को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। ये ध्यान देंगे, स्वतंत्र चर x बढ़ने पर परतंत्र चर y घट रहा है यदि, तो dd x ऑफ y को हमेशा ऋणात्मक लेंगे। और यदि स्वतंत्र चर x के बढ़ने के साथ साथ परतंत्र चर y भी बढ़ रहा है, तो dd x ऑफ y की जो वैल्यू होगी वह पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेते हैं, धनात्मक मान लेते हैं। इतना ध्यान देंगे। इस प्रकार इस विधि से अवकल समीकरण बनाने के लिए ये ध्यान दिया जाता है कि यदि स्वतंत्र चर x बढ़ रहा है तो परतंत्र चर अगर y घट रहा है, इस स्थिति में dd x ऑफ y हमेशा ऋणात्मक लेंगे। तथा यदि x स्वतंत्र चर x बढ़ने के साथ साथ परतंत्र चर y भी बढ़ रहा है तो dd x ऑफ y की वैल्यू जो होगी वह पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेते हैं। इसके बाद दूसरी विधि हम देखते हैं। दिए हुए समीकरण से स्वेच्छ अचर के विलोपन द्वारा बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, जितने स्वेच्छ अचर होंगे उसको हम क्या करते हैं, विलोपित करके जिस में हमारा संबंध, जिसमें ये अवकल समीकरण हमें प्राप्त करना होता है, उसी में ही हम उस चर में और उस स्वेच्छ चर में हम अवकल समीकरण को प्राप्त करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि बरसात की एक बूंद के वाष्पित होने की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। जो वाष्पित होने की जो दर है, वाष्पित होने का मतलब क्या है, उसके आयतन के बराबर वाष्पित होगी। और जो बूंद है, बरसात की बूंद, वह किसके आकार की होती है, गोले के आकार की होती है। तो उसका आयतन किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के होगा। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। बूंद की त्रिज्या के परिवर्तन की दर को दर्शाने वाला एक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या, जो वाष्पित होने की जो दर है वह पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन हमें चाहिए किसमें अवकल समीकरण, त्रिज्या में परिवर्तित होने की दर को दर्शाने वाला अवकल समीकरण चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है उसको हम किस में चेंज करेंगे, त्रिज्या के रूप में परिवर्तित करके, यही देखिए विलोपित करके आयतन को हम त्रिज्या के रूप में क्या करेंगे, विलोपित करेंगे। उसी प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक स्वेच्छ अचर हैं, इनको हम क्या करेंगे, त्रिज्या के रूप में विलोपित करके तब हम अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। माना r त्रिज्या वाले बूंद का
आयतन V तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब तथा S बराबर क्या जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, बरसात की एक बूंद के वाष्पित होने की जो दर है, मतलब dV/dt वह प्रोपोर्शनल टू किसके है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है अनुक्रमानुपाती है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है यस के क्या है अनुक्रमानुपाती है। यहाँ से dV/dt प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे कांस्टेंट एक रखेंगे हम, यहाँ पे इसको देखिए माइनस के रखते हैं, इसलिए चूंकि जो आयतन है वह t समय में क्या हो रहा है, जैसे t बढ़ने पर समय बढ़ने पर जो आयतन होगा जो बूंद होगी वह धीरे धीरे क्या होगी छोटी होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो परतंत्र चर है वह स्वतंत्र चर के बढ़ने पर घट रहा है, इसलिए ddt या v की वैल्यू जो होगी वह निगेटिव होगी। यहाँ से v की वैल्यू हम निकालेंगे, v को हम विलोपित करेंगे किसमें r के रूप में, तो v इक्वल टू कितना है ddt ऑफ v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू माइनस के यस की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अब क्या करेंगे t के सापेक्ष इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का कितना होगा 3r स्क्वायर और फिर r का कितना होगा ddt ऑफ r इक्वल टू माइनस के 4 पाई r स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, मिलेगा क्या ddt ऑफ r इक्वल टू माइनस के। यही हमारा क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। r बूंद की त्रिज्या में परिवर्तन की जो दर होगी वह ddt ऑफ r इक्वल टू क्या होगा माइनस के बराबर होगा। ये जो दिया गया कथन था इसके अनुसार ये हमारा क्या मिलेगा अवकल समीकरण प्राप्त होगा। यदि किसी वक्र कुल में जितने भी स्वेच्छाचर होंगे उतनी ही अवकल समीकरण की कोटि होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, जैसे वक्रों के कुल y इक्वल टू mx को निरूपित करने वाला एक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि m1 क्या दिया गया है स्वेच्छाचर दिया गया है। अभी बताया गया कि वक्रों के कुल में जितने क्या होते हैं स्वेच्छ अचर होते हैं, उस अवकल समीकरण की उतनी ही क्या होती है कोटि होती है। यहाँ पे कितने अचर हैं, एक अचर है, स्वेच्छ अचर कितना एक m1 है, तो इसलिए इस अवकल समीकरण की एक कोटि होगी। क्या दिया गया है वक्रों का कुल y इक्वल टू mx दिया गया है, तो x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा ddx ऑफ y इक्वल टू m मिलेगा। x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ से समीकरण 1 में m की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू ddx ऑफ y इंटू क्या मिलेगा x। m की वैल्यू क्या है ddx ऑफ y। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं x ddx ऑफ y इक्वल टू y और x ddx ऑफ y माइनस y इक्वल टू 0। ये क्या होगा एक हमारा अवकल समीकरण होगा। परिभाषा से आपको बताया गया वक्रों के कुल में
जितने स्वेच्छाचार होंगे उस अवकल समीकरण की उतनी कोटि होगी। यहाँ पे देखिए एक स्वेच्छाचार था, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। इस प्रकार से कोई भी वक्रों का कुल दिया रहेगा तो वहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने स्वेच्छाचार हैं, और जितने स्वेच्छाचार होंगे उतनी ही उस अवकल समीकरण की क्या होगी, कोटि होगी। कहने का मतलब उस समीकरण का उतनी बार हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमारा अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को